अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैरायटी ऑफ लाइफ। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो दुनिया में प्रेजेंट हैं और किस तरह जो स्पीशी का मतलब होता है कि जो ऐसी ऐसी चीज़ें जो एक ही तरह की हों। जैसे ह्यूमन है तो वो एक स्पीशी है क्योंकि सबके सब ह्यूमन बींग्स एक जैसे होते हैं। एनिमल्स हैं तो वो एक स्पीशी में आते हैं। अगर कीड़े मकोड़े हैं तो वो एक अलग स्पीशी हैं। प्लांट्स हैं तो वो एक अलग स्पीशी हैं। तो इस तरह से बहुत सी इस तरह से नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब इन सब की डिटेल लेना, इन सबको समझना बहुत ज़्यादा एक टफ किस्म का काम है। तो इन सब की एक प्रॉपर डिटेल लेना, इनके बारे में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना, इनको एक प्रॉपर नेम से बुलाना, ये सब काम जो है ये साइंटिस्ट का है। तो अगर इनका नंबर टोटल नंबर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स जो है वो दुनिया में प्रेजेंट हैं। और अगर प्लांट्स की बात की जाए तो ओवर 500,000 ऑफ स्पीशीज जो हैं वो प्लांट्स की अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। अगर इन सबको क्लासिफाई किया जाए, क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर सिंपली दुनिया में कोई चीज़ प्रेजेंट है और उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं हुई हुई तो उनको अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को कोई डिजीज़ हो जाती है तो उस डिजीज़ के बारे में फाइंड आउट करना, या कोई किसी प्रॉब्लम में आ जाता है या उसके बारे में किसी ने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो फिर पता नहीं चलता है। लेकिन अगर प्रॉपर ग्रुपिंग हुई भी हो, प्रॉपर वेल मैनेज वे में चीज़ें प्रेजेंट हों तो फिर उनके बारे में स्टडी करना, इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो डिफरेंट तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो एक क्लासिफिकेशन का मेथड ये भी है कि जिन प्लांट्स का कलर या हाइट या फिर उनकी कोई करेक्टर एक जैसा है तो उनको एक ग्रुप में रख दिया जाए। लेकिन ये इतना कोई एक्सेप्टेबल मेथड जो है वो नहीं है क्योंकि इसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है किसी की हाइट मिलती हो लेकिन इसके अलावा उनका कोई करेक्टर ना मिलता हो, या उनका कलर मिलता है तो और कोई करेक्टर ना मिलता हो। तो ये मेथड इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाए तो ये पता चलता है कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे हैं, वो ऑलमोस्ट उनका ओरिजिन या फिर उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो एक ही है, एक दूसरे से मिलती जुलती है। फॉर एग्जाम्पल पिजन जो है, अगर इसको देखा जाए तो ये और स्पैरो आपस में ज़्यादा मैच करते हैं एज कम्पेयर टू स्पैरो जो है वो इंसेक्ट्स के साथ कंपेयर अगर किया जाए। स्पैरो जो है उसका कंपैरिजन जब उसको कंपेयर किया जाए तो वो उस ज़्यादा मिलती जुलती होती है पिजन के एज कम्पेयर टू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट के साथ स्पैरो इतनी ज़्यादा रिजेम्बलेंस नहीं है। तो हिस्ट्री अगर देखी जाए तो बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं जैसे स्पैरो और पिजन, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका कोई लिंक हो सकता है पास में लेकिन अब वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, जैसे कि स्पैरोज और इंसेक्ट्स हैं। साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज, होमोलॉजीज के जो उनके अंदर चीज़ें सेम हैं, उनकी बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, उनकी सेल स्टडीज़ और उनकी जेनेटिक्स की बेस पे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिनकी सेल स्टडी एक जैसी है, जिनकी हेरिडिटी मिलती जुलती है, जिनकी बायोकेमिस्ट्री सेम है, जिनके बाकी जो है वो स्ट्रक्चर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इन बेसिस पे साइंटिस्ट ने चीज़ों को क्लासीफाई किया गया करते हैं। लार्जर ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है फर्दर स्मॉलर ग्रुप्स में, और स्पीशी लेवल तक हर चीज़ को डिवाइड किया गया है। स्पीशी क्या होती है? स्पीशी की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ से लेके यहाँ पर आ स्पीशी से लेके इन नेचर तक डेफिनेशन है स्पीशी की। स्पीशीज जो है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप होते हैं कि जो कि आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ऐसे होते हैं जो कि फर्दर रिप्रोडक्शन शो कर सके। इनफर्टाइल वो होते हैं, या इनफर्टिलिटी वो होते हैं जो खुद तो प्रोड्यूस हो जाते हैं लेकिन वो फर्दर किसी और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, अगर वो एक ही स्पीशी के हैं तो वो फ्रीली इंटरब्रीड एक दूसरे के साथ कर सकते हैं और उनसे आने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं। तो ये स्पीशी की डेफिनेशन है। वो आपस में तो एक स्पीशी के जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म से, बाकी ग्रुप्स में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट स्पीशी के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ जीन्स जो हैं वो एक्सचेंज नहीं कर सकते। जैसे कि और ह्यूमन जो है वो कभी भी जो अपनी इंटरब्रीडिंग है या सेक्सुअल रिलेशन जो है वो एनिमल के साथ या इंसेक्ट के साथ नहीं बना सकता है। एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ ही बनाता है।
तो एक स्पीशी के जो लोग होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्रीली इंटरब्रीड करते हैं, जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्पीशी की आपने डेफिनेशन करनी है। और इसके अलावा अगर फर्दर देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली 2 किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स। किंगडम को फर्दर स्मॉल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाए तो उसको फाइला कहा जाता है। फाइलम को अगर फर्दर डिवाइड किया जाए तो वो क्लासेस में डिवाइड हो जाता है। क्लासेस को फर्दर डिवाइड किया जाए तो वो ऑर्डर्स में स्प्लिट हो जाते हैं, और ऑर्डर को फर्दर डिवाइड किया जाए तो वो फैमिली में डिवाइड हो जाती हैं, और फैमिली जो है उसको फर्दर डिवाइड किया जाए तो जेनरा बन जाते हैं, और जो जेनरा होते हैं वो बनते हैं स्पीशीज के मिलने से। तो ये फर्दर एंड पे जाके स्पीशी के अंदर जाके जो इनकी क्लासिफिकेशन होती है वो एंड होती है। और स्पीशी की जब आप डेफिनेशन लिखेंगे जो हाईलाइट हुई हुई थी उसके अंदर आप एक और लाइन ऐड करेंगे, दैट स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, के क्लासिफिकेशन का सबसे बेसिक यूनिट जो है वो स्पीशी होता है। लोअर कैटेगरी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी आपस में ज़्यादा रिजेम्बलेंस होती है एज कम्पेयर टू हायर टेक्सॉन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके। हायर लेवल पे जैसे जैसे जाते जाते हैं वैसे ही डिफरेंसेस जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ज़्यादा आते जाते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, एक क्लासिफिकेशन दिखाई गई है कॉर्न की जिसका साइंटिफिक नेम है जीमेज। जो पीछे आपको डिवीजन बताई है वो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे दी गई है। जैसे कौन है तो पहले इसका किंगडम बताया है कि ये किंगडम प्लांटी में आता है, डिवीजन या फिर इसका फाइलम बताया है कि एंथोफाइटा है, और डिवीजन इसकी फाइलम इसका जो है वो ट्रेकियोफाइटा है, और डिवीजन एंथोफाइटा है। क्लास जो है वो एंजियोस्पर्मी है, ऑर्डर इसका पोएल्स है, फैमिली पोएसी है, जीनस जी है, और स्पीशी जो है वो इसकी मेज है। तो ये एक इस तरह से एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड फॉर्म है। इसी तरह से हर जो भी चीज़ है उसका एक साइंटिफिक नेम होता है। जैसे कॉर्न का एक साइंटिफिक नेम है जीमेज। इन द सेम वे ये पूरे के पूरे लेवल जो है, अगर आप कोई भी प्लांट स्पीशी पकड़ लें तो उसके इसी तरह से किंगडम प्लांटी आएगा, फिर उसकी डिवीजन का नाम होगा, क्लास का होगा, ऑर्डर का होगा, फैमिली का होगा, जीनस का होगा, स्पीशी का होगा, और ये सीक्वेंस चेंज नहीं होता। जिस सीक्वेंस में ये यहाँ पर ऊपर से नीचे दिए गए हैं ये हाईएस्ट है, लार्जेस्ट से लेके लोएस्ट तक स्पीशी जो है वो सबसे बेसिक लेवल पे आता है। तो ये सारे जो हैं ये जो पॉइंट्स हैं ये सेम रहते हैं, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, ये सीक्वेंस है एक। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक ऐसा सिस्टम साइंटिस्ट ने डिवाइस किया था जिसके अंदर हर चीज़ को एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम दिया गया था। पहले ये होता था कि कोई साइंटिफिक नेम नहीं होता, जिसका जो दिल करता था जिस भी रीजन में किसी भी चीज़ का कोई भी नाम रख लेता था। उससे फिर ये होता था कि जब एक एरिया के लोग दूसरे एरिया में जाते थे या साइंटिस्ट ने जब आपस में कोई कम्युनिकेशन करनी होती थी, किसी चीज़ का कोई हल ढूंढना होता था, तो उनको पता ही नहीं होता था कि जिस चीज़ का नाम एक साइंटिस्ट ले रहा है दूसरे वाला किसकी बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज की तो बात दूर की बात है, एक ही रीजन में लोग जो थे वो डिफरेंट चीज़ों का एक ही चीज़ का डिफरेंट जो है वो नाम लेते थे। जैसे कि अगर अनियन बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर इसका नाम प्याज भी है, इसको गंडा भी कहते हैं, बसल भी कहते हैं, वसल भी कहते हैं। तो अलग अलग किस्म के इसके नेम हैं। सेम सेम वे में अमलतास जो है एक प्लांट है, इसका नाम अर्गवाद भी है, इसका नाम गुरमाला भी है, गोल्डन शॉवर भी इसको कहते हैं, परजिंकेशिया भी इसको कहते हैं। तो बहुत से इसके कॉमन नेम्स हैं। अब एक एरिया में अगर इसको कोई कुछ कह रहा है तो हो सकता है दूसरे एरिया के पर्सन को पता ही ना हो कि ये सेम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे इसका नाम अलग अलग है। इन द सेम वे ऐसा भी होता था कि कोई एक नाम जो है वो बहुत से, एक नाम फॉर एग्जांपल ब्लू बेल है तो बहुत से ऐसे प्लांट थे जो कि बेल शेप्ड थे, तो अलग अलग जगह के लोगों ने उनको ब्लू बेल का नाम दिया हुआ था। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो उन प्लांट्स के अंदर कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी, लेकिन हर एरिया में उनकी शेप की बेस पे उनको नाम दिया गया था। तो इस तरह से एक साइंटिफिक नेम जो है वो किसी भी बहुत सी चीज़ों को दे दिया जाता था तो पता ही नहीं लगता था कि बात किसके बारे में की जा रही है। जैसे ब्लैक बर्ड है तो ये क्रो को भी कहा जाता था और रेवन को भी कहा जाता था। रेवन भी एक परिंदा है जिसको पहाड़ी कौवा भी कहा जाता है।
तो ये भी काले कलर का होता है। ब्लैक बर्ड सिंपल क्रो को भी कहा जाता था और रेवन को भी कहा जाता था। तो इस तरह से बिल्कुल भी पता नहीं चलता था कि बेसिकली बात की किसके बारे में जा रही है। इन द सेम वे बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग फिश की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वर्टिब्रेट होते हैं, जिनके अंदर बैकबोन होती है, फिन्स होते हैं और गिल्स प्रेजेंट होते हैं, वो फिश होती है। जबकि सिल्वर फिश को देखा जाए तो वो एक सिल्वर फिश को अगर देखा जाए तो वो एक इंसेक्ट है। इन द सेम वे क्रेफिश, जेलीफिश, स्टारफिश नेम से तो ये फिशेस हैं, पर अगर बायोलॉजिस्ट की डेफिनेशन देखी जाए तो उसके अकॉर्डिंग ये फिशेस के कैटेगरी में नहीं आती। 18th सेंचुरी के अंदर कार्लस लीनियस एक साइंटिस्ट थे, ये स्वीडिश बॉटनिस्ट थे। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को नेम देने का, क्लासिफाई करने का एक सिस्टम जो था वो डिवाइस किया। इनका सिस्टम जो है वो आज भी इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जाता है। इन्होंने साइंटिफिक नेम्स प्लांट्स के लिए एक लिस्ट तैयार की और इस लिस्ट को 1753 में पब्लिश किया। हर साइंटिफिक नेम जो प्लांट का होता था उसके दो पार्ट्स होते थे, और फर्स्ट पार्ट जो होता था उसका फर्स्ट इनिशियल जो था वो कैपिटल लिखा जाता था और सेकंड वर्ड जो था वो स्मॉल लिखा जाता था। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इनका सिस्टम इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि उसके बाद इन्होंने एनिमल्स को भी साइंटिफिक नेम दिए और 1758 में एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स की लिस्ट जो थी वो जनरेट की गई। इनके दिए गए नाम आज भी जो है वो साइंटिफिकली यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आपको आ सकती है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन। लीनियस का सिस्टम जिसके अंदर हर स्पीशी को साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं, उसके दो वर्ड्स होते हैं और इसको कहा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर फॉर गिविंग नेमिंग एंड बाय मीनिंग। बाय स्टैंड्स फॉर टू, क्योंकि हर साइंटिफिक नेम के दो वर्ड्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, तो इस वजह से इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। फर्स्ट नेम को जीनस कहा जाता है और ये जेनरिक नेम होता है और ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है। सेकंड नेम जो होता है उसको स्पेसिफिक नेम कहा जाता है और ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक नेम अनियन का जो है ये एलियम सीपा है। इसमें एलियम जो है ए कैपिटल है, ये जीनस है। ये एलियम सीपा एक साइंटिफिक नेम है। इस नेम के अंदर एलियम जो है वो जीनस है और सीपा जो है वो स्पेसिफिक नेम है। तो इसको ये जेनरिक नेम है, एलियम जेनरिक नेम है, सीपा जो है वो स्पेसिफिक नेम है। एलियम जो है इसका ए कैपिटल है और सीपा सेकंड वर्ड है, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर सी है वो स्मॉल है। इन द सेम वे अमलतास का केशिया फिस्टूला नेम है, तो सी जो है वो कैपिटल है, फिस्टूला का एफ जो है वो स्मॉल है। और इन द सेम वे मैन का साइंटिफिक नेम जो है वो होमोसेपियंस है। पोटैटो का नेम होता है सोलनम ट्यूबरसम और ब्रिंजल का होता है सोलनम मेलेग्नीना। तो आपने बच्चे इनके साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो अच्छे से याद करने हैं। और साइंटिफिक नेम हमेशा इटालियन फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन जब आप पेपर पे लिखोगे तो आप इटालियन में तो प्रॉपरली नहीं लिख सकते, तो आप क्या करोगे, दोनों नाम लिखकर उनको अलग अलग अंडरलाइन करोगे। जैसे केशिया लिखोगे तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दोगे, फिर फिस्टुला सेपरेट लिखोगे और उसके नीचे अलग से लाइन लगाओगे। तो अगर आप वर्ड पे लिख रहे होते हो तो लैपटॉप यूज कर रहे हो तो उसमें तो आप साइंटिफिक नेम जो है वो उसको इटालियन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वैसे लिख रहे हैं तो इटैलिसाइज आप नहीं कर सकते, देन आप उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। पोटैटो और ब्रिंजल का जेनरिक नेम जो है वो सेम है, दोनों के स्टार्ट में सोलनम आता है और ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इन दोनों के दरमियान, इन दोनों स्पीशीज के दरमियान क्लोज रिलेशनशिप है, इनकी बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मिलते होंगे। पूरी दुनिया में हर चीज़ का एक ही कॉमन साइंटिफिक नेम होता है, वो नाम जो है वो किसी भी और चीज़ का नहीं होता और ना ही किसी भी चीज़ का एक से ज़्यादा कोई साइंटिफिक नेम होता है और ना ही किसी भी दो चीज़ों का सेम साइंटिफिक नेम होता है। इसके लिए पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन साइंटिफिक नेम्स को डील करती है। और कोई भी साइंटिस्ट जिसने भी इसका पहले ऐसा होता था कि कोई भी साइंटिस्ट जो था वो साइंटिफिक नेम देता था तो वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कभी भी किसी भी चीज का नाम जो था वो बदल देता था। तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रह जाती थी कि आइदर इस टाइम पे चीज का वही नाम है या फिर साइंटिस्ट ने उसको बदल दिया होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक पूरा सिस्टम डिवाइस किया जाता है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोई भी जो साइंटिस्ट है वो अपनी मर्जी से किसी भी चीज का साइंटिफिक नेम जो है वो चेंज नहीं कर सकता। पहले पहले स्टार्टिंग में किसी भी चीज की अपीयरेंस को देख के या फिर उसके स्ट्रक्चर को देख के चीजों को क्लासिफाई कर दिया जाता था, लेकिन अब किसी भी चीज को किसी ग्रुप में प्लेस करने से पहले
उसकी साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके हर फीचर को देखा जाता है, हर चीज़ को स्टडी किया जाता है। उसके बाद किसी चीज़ को किसको प्रॉपरली क्लासिफिकेशन जो है उसकी की जाती है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले देखते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है, इसके अंदर आपने स्पीशीज़ की डेफिनेशन करनी है। उसके अलावा आपने देखना है ये जो आपको एक मैंने सिस्टम बताया था, इनका ऑर्डर आपने याद रखना है कि क्या क्या ऑर्डर है, कौन सा पहले आता है फिर बाद में कौन सा आता है, ये आपको प्रॉपर वे में याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कौन जी मेज का जो है वो प्रॉपर इसकी क्लासिफिकेशन दी गई है, तो ये क्लासिफिकेशन आपने अच्छे से याद करनी है। कोई भी फॉर एग्जांपल कॉर्न या जी मेज, कॉर्न का साइंटिफिक नेम जी मेज होता है तो आपसे साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है, इसकी जीनस पूछा जा सकता है तो आपको पता हो जी है, इसका ऑर्डर पूछा जाए तो आपको पता हो पुएल्स है, तो कुछ भी इनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपको अगर नेक्स्ट देखा जाए तो अनियन के आपको सारे कॉमन नेम्स आने चाहिए, अमलतास के नेम्स आने चाहिए, ब्लू बेल जो है इसकी एग्जांपल आनी चाहिए, ब्लैक बर्ड के बारे में पता होना चाहिए, फिशेस में कौन कौन सी फिशेस की कैटेगरी में नहीं आती ये पता होना चाहिए। कार्ल्स लिनियस ने जो थे वो एक स्वीडिश बॉटनिस्ट थे और उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दी, तो साइंटिफिक नेमिंग की ये आपको पता होना चाहिए, साइंटिस्ट का नेम याद होना चाहिए, आपको उनकी सेंचुरी याद होनी चाहिए, वो स्वीडिश बॉटनिस्ट थे ये पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पता होना चाहिए कि इन्होंने प्लांट्स की लिस्ट 1753 में दी थी, एनिमल्स की लिस्ट 1758 में दी थी, और इन्होंने जो साइंटिफिक नेम थे वो लैटिन वर्ड से दिए थे। साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो लैटिन वर्ड से लिए जाते हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन लीनियस से लेके यहाँ तक जो है लिखी गई है, तो ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर जो फर्स्ट डेफिनेशन के अंदर आप ये भी बताएंगे कि फर्स्ट नेम जो होता है वो जीनस होता है, दूसरा नेम जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, जेनरिक नेम कैपिटल से स्टार्ट होता है, स्पेसिफिक नेम जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। फिर इसकी ये जो यहाँ पर अनियन है, अमलतास है, मैन है, ब्रिंजल है, पोटैटो है, इन सब के साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं, वो आपने अच्छे से याद करने हैं। हर साइंटिफिक नेम का जो फर्स्ट वर्ड होगा उसको कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल सेकंड वाले को आप स्मॉल लिखेंगे, दोनों के नीचे अलग-अलग अंडरलाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आपका आता है 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हैं वो अब तक डिवाइस किए गए हैं, 2 से लेके 6 तक किंगडम सिस्टम्स जो हैं वो अब तक बनाए जा चुके हैं। साइंटिस्ट जो थे अगर स्टार्टिंग से देखें तो सेंचुरी से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में, दो किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं प्लांट्स और दूसरे होते हैं एनिमल्स। प्लांट्स वो होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करते हुए और एनर्जी भी स्टोर कर लेते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो किसी न किसी और पे डिपेंड करते हैं, या तो वो ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं या फिर डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स को खाते हैं, उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉफ। तो यहाँ से लेके प्लांट से लेके हेट्रोट्रॉफ्स तक डेफिनेशन, दो डेफिनेशन इसमें आती हैं ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ की। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, तो वो सनलाइट को अगर कहीं पे कोई पौधा लगता है उसको कुछ भी नहीं देते, कहीं पर कोई भी उसको आर्टिफिशियल कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता, तो आप देखते हैं कि बाज़ जगह पर कहीं पर भी कोई छोटा सा पौधा उगा होता है तो वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करता है। अगर उसको कोई पानी या कोई चीज़ नहीं भी देता तो वो पौधा खुद ही उगता रहता है। उसकी रीज़न ये होती है कि उस पर सनलाइट पड़ती है और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करके खुद ही बड़ा होता जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं उनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते वो हेट्रोट्रॉफ। फॉर एग्जांपल एनिमल्स हैं, तो या तो वो क्या करेंगे, प्लांट्स वगैरह को खा के गुजारा करेंगे, प्लांट्स वगैरह को खाएंगे तो मतलब ऑटोट्रॉफ्स को खाएंगे, ऑटोट्रॉफ को खा के, या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स को जो है डिकेइंग मैटर, जो डेड डिकेइंग मैटर होता है जो खराब हो रहे होते हैं, या जो डेड बॉडीज होती हैं, या फिर जहाँ पर गली सड़ी चीजें प्रेजेंट होती हैं उनके ऊपर जो है उनको खा पी के उनके अंदर से यूजफुल मटेरियल लेके गुजारा करते हैं, तो उनको कहा जाता है हेट्रोट्रॉफ। तो ये ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ्स की आपने डेफिनेशंस करनी है। बैक्टीरिया जो है वो स्टार्टिंग में प्लांट्स के अंदर इंक्लूड किए जाते थे कि इनके सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो प्लांट्स के साथ मैच करते हैं।
बहुत से साइंटिस्ट ने इस सिस्टम को जो था वो एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर बहुत से साइंटिस्ट ने इस सिस्टम को पसंद नहीं किया। उसकी रीज़न ये थी कि उनको लगता था कि बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे यूग्लिना वगैरह, जिनके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो मतलब ये प्लांट से मिलता जुलता है, लेकिन इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती तो मतलब ये करेक्टर जो है वो इनका प्लांट से मैच नहीं करता है, एनिमल से मैच करता है। क्योंकि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो इस तरह से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का जो डिफरेंस है वो भी इग्नोर हो जाता है। तो बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि ये सिर्फ टू किंगडम सिस्टम में फिट नहीं हो सकते थे, जो कि सिर्फ प्लांट या एनिमल नहीं होते थे, वो किसी और तरह, वो ना पूरी तरह से प्लांट्स में आते थे ना पूरी तरह से एनिमल्स में आते थे। तो फिर साइंटिस्ट को समझ नहीं आती थी कि वो अब इनका क्या करें, उनको प्लांट्स में रखें या उनको एनिमल्स में रखें। तो इस वजह से टू किंगडम सिस्टम जो था वो एक्सेप्टेबल नहीं था। 1866 के अंदर एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने थर्ड किंगडम एक और डिवाइस किया जिसका नाम प्रोटिस्टा रखा गया, और इसको इन्होंने इसलिए बनाया ताकि यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया वगैरह को वो इस सिस्टम के अंदर रख सकें, क्योंकि यूग्लिना ना प्लांट से मिलता था और ना ही एनिमल से मिलता था। 1937 के अंदर एक साइंटिस्ट थे ई चैटन, इन्होंने एक दो टर्म्स डिवाइस की। एक को उन्होंने कहा प्रोकैरियोटिक और दूसरी को कहा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक उन्होंने रखी ताकि वो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को डिफाइन कर सकें, यूकैरियोटिक उन्होंने रखी ताकि वो एनिमल और प्लांट्स को डिस्क्राइब कर सकें। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है प्रो, और जिसका मीनिंग होता है बिफोर, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। बिफोर न्यूक्लियस ये ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। यू जो है ये भी एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ट्रू। तो मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। तो इन्होंने ये दो टर्म्स डिवाइस की थी, तो आपको पता होना चाहिए ये टर्म किसने डिवाइस की, कौन से सन में की, और एक एक टर्म का मतलब क्या है। इन दोनों टर्म्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ की डेफिनेशन आ सकती है। बाकी ये जो किंगडम सिस्टम जो साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हर सिस्टम का अलग, हर साइंटिस्ट का अलग अलग काम क्या था। इन दी सेम वे बहुत से साइंटिस्ट जो हैं वो फंजाई की क्लासिफिकेशन से भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि फंजाई प्लांट से मिलते हैं लेकिन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं और फंजाई ऑटोट्रॉफ नहीं होते। फंजाई अपना फूड खुद नहीं बना सकते। फंजाई का काम होता है कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करती है, उनकी डिकम्पोजिशन करती है और फिर उसके अंदर से फूड मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब करती है। खुद से वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकती। तो फंजाई की बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मिलते जुलते हैं, लेकिन वो स्टिल प्लांट्स जैसे नहीं होते, और प्लांट्स के अंदर उनकी सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जबकि फंजाई की सेल वॉल के अंदर काइटन प्रेजेंट होता है। तो ये भी इनका एक करेक्टर डिफरेंट है। इन सब की निस्बत एक रीसेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि 5 किंगडम सिस्टम है, और ये रॉबर्ट विटाकर ने प्रेजेंट किया था 1969 के अंदर। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 डिफरेंट लेवल्स हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, जिनका जो बेसिक प्रिंसिपल है क्लासिफाई करने का वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन और इंजेशन। इनकी बेस के ऊपर जो है वो डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं। 5 किंगडम जो इन्होंने प्रपोज किया था उसमें जो फर्स्ट आता है वो मोनेरा है, द प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, उनको मोनेरा के अंदर रखा गया। फिर जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जैसे कि यूग्लिना, अमीबा, उनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। जितने यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ थे उनको प्लांट किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया। जितने भी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर रिड्यूसर्स थे जिनको फंजाई कहा जाता है जैसे मशरूम्स वगैरह, उनको किंगडम फंजाई के अंदर रखा गया। और जितने भी यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स हैं उनको किंगडम एनिमलिया के अंदर रखा गया। कंज्यूमर्स मतलब जो कि बाकी दूसरा जो बना बनाया फूड जो है वो यूज करते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को भी खा लेते हैं और बाकी के एनिमल्स को भी खा लेते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, जैसे कि मॉसेस हैं, फर्न्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं।
फंजाई जो होते हैं वो हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये एब्जॉर्प्टिव वे ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, मींस के ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद उनको डीकम्पोज करके उनके अंदर जितनी भी न्यूट्रिशन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो एब्जॉर्प्टिव होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ज्यादातर फंजाई जो हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोज करने का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक डाउन करना। तो ये किसी भी, ये डीकम्पोजर्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ये रहते हैं, उनके ऊपर एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। एंजाइम फिर जिस चीज के ऊपर ये एंजाइम को रिलीज करते हैं वो एंजाइम्स जो होते हैं उस चीज को डीकम्पोज कर देते हैं, फिर उसके अंदर जितना भी यूजफुल मटेरियल होता है उसको खुद सक कर लेते हैं। तो इतना आप आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके अंदर आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आती वो आप मीटिंग में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिएगा। इसके अंदर आपने इतना ही करना है कि रॉबर्ट के विटाकर ने किस तरह का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, बाकी साइंटिस्ट ने किस किस तरह के दिए और जो जो टर्म्स यूज़ की गई हैं उनकी डेफिनेशंस आपने करनी है।